आज का जो टॉपिक है हमारा वो आइडियाज़ का टॉपिक है कि आइडियाज़ कहाँ से आते हैं और अच्छे आइडियाज़ को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो ये हमारा मेन टॉपिक है। मेरा कोशिश ये होगी कि हम तकरीबन आधे घंटे के अंदर इसको कंप्लीट कर लें और फिर उसके बाद सवालों के ऊपर आ जाएं। मेरे पास यहाँ कमरे के अंदर एक छोटी सी बेबी मौजूद है जिसकी शायद आपको पीछे आवाज़ें आती रहेंगी। ये मेरी पोती होती है, तो मैं उसको अभी कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, तो आपको शायद थोड़ी बहुत बैकग्राउंड में नॉइज़ आए। आप सब लोगों को अटेंडेंस के मार्क्स मिलेंगे और अटेंडेंस के मार्क्स के लिए हर टॉपिक का जो लाइव सेशन होगा उसके अंदर अगर आप अटेंडेंस मार्क करेंगे इस लिंक पे जाके या ये क्यूआर कोड स्कैन करके, तो आपको जो अटेंडेंस के पॉइंट्स हैं वो मिलेंगे। अगर आपने सेशन के बाद इसको किया तो उसके पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। बहरहाल आपका रिकॉर्ड ज़रूर हो जाएगा कि आपने वीडियो देखी है यूट्यूब के ऊपर जो बाद में अवेलेबल होगी। तो प्लीज़ इसकी या तस्वीर ले लें स्क्रीन की, या अपने फ़ोन से क्यूआर कोड को स्कैन कर लें, या ये लिंक जो है वो इजहारुल्लाह आप शेयर कर दें चैट में, तो लोग दौरान सेशन जो है वो अपनी अटेंडेंस को मार्क कर लेंगे। ओके, मेरा तारुफ तो मैं को बहुत ज़्यादा उसमें नहीं कर रहा, ऑलरेडी मेरा तारुफ हो चुका है। मैं 30 साल पाकिस्तान से बाहर रहा, बल्कि 32-33 साल, और 40 साल हो गए मुझे टेक्नोलॉजी में काम करते हुए। सो इट हैज़ बीन अ वाइल। मैंने अपना कैरियर पाकिस्तान से स्टार्ट किया था और अब लगता है कि पाकिस्तान में ही इख्तिताम होगा। तो भारत, ये मेरी छोटी सी क्या कहते हैं अपना जर्नी जो है, उसमें मेरी कोशिश है कि मैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर फोकस रखूं और आप लोगों के साथ इन टॉपिक्स के ऊपर बातचीत करता रहूं। आज के मेरे दो बुनियादी तौर पर चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक ये कि आइडिया कहाँ से आते हैं, और मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा कि आइडिया कहाँ से आते हैं उसके हवाले से। और दूसरा ये कि आइडिया आने के बाद ये कैसे बताया जाए कि कोई आइडिया अच्छा है या नहीं है, ख़ास तौर पे वो अच्छा है आपके लिए, जो कि अक्सर हम भूल जाते हैं। तो ये दो टॉपिक्स में सबसे पहला जो टॉपिक है कि आइडियाज़ कहाँ से आते हैं। बुनियादी तौर पर आइडियाज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वैसे भी ज़िंदगी के अंदर सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है। अल्लामा इकबाल का शेर है, जहान ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूर, के संग खिश्त से होते नहीं जहां पैदा। कि नई दुनियाएं पैदा होती हैं इनोवेटिव आइडियाज से, कि पत्थर से, मिट्टी से, गारे से नई दुनियाएं नहीं पैदा होती, नए आइडियाज से पैदा होती हैं। तो अगर आप लोग आइडिया हंटिंग के अंदर अच्छे होंगे तो आप लोग अपनी जिंदगी में भी आगे बढ़ेंगे और हो सकता है नई दुनियाएं भी बनाएं। ठीक है, तो बुनियादी तौर पर आइडियाज 5 जगहों के ऊपर पाए जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मछली पकड़ने जानी है तो कहाँ जाएंगे आप? ऐसी जगह जाएंगे ना, ऐसे तालाब में जाएंगे जहाँ मछलियां होती हैं। तो आखिर आइडियाज कहाँ होते हैं? तो 5 जगह हैं। नंबर 1, सबसे बेस्ट, इजीएस्ट, जो हर रोज हमारे सामने होती है, वो है प्रॉब्लम्स। हम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? एवरी प्रॉब्लम दैट वी फेस, जिससे हमें झुंझलाहट हो रही है, परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है, हम गुस्सा कर रहे हैं, एवरी प्रॉब्लम इज एन अपॉर्चुनिटी। उसके पीछे एक आइडिया छुपा हुआ है। एक नहीं, बहुत सारे आइडियाज छुपे हुए हो सकते हैं। सो दैट्स नंबर 1। नंबर 2, इंटरसेक्शंस। इंटरसेक्शंस का मतलब वो रोड वाला इंटरसेक्शन नहीं है। इंटरसेक्शन का मतलब है कि जब दो चीजें, दो नॉलेज की ब्रांचेस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं। मिसाल के कंप्यूटर वाले अपना डॉक्टर्स के साथ मिलके बैठे हैं, सो दैट इज एन इंटरसेक्शन। या कोई आदमी खुद इंटरसेक्शन होता है, यानी कोई आदमी डॉक्टर भी हो और कंप्यूटर भी आता हो, तो ये एक इंटरसेक्शन खुद इंसान के अंदर है। आप भी अगर नॉलेज की दो ब्रांचेस को अपने साथ लेके चलेंगे तो आप चलते फिरते इंटरसेक्शन खुद होंगे, नहीं तो आप दूसरों के साथ मिलके इंटरसेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 3, दुनिया में तब्दीली जिस तरह आ रही है उसको समझना कि वो मुस्तकबिल में कैसी हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक तरीके का पैटर्न रिकग्नाइज करना और ख़ासतौर पे ट्रेंड रिकग्नाइज करना कि कोई चीज़ ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है।
सो दैट इज द थर्ड एरिया जहां पे आपको अच्छे आइडियाज मिल सकते हैं। चौथा एरिया जहां पे इंसान को बहुत बड़े आइडियाज जो ज्यादातर आते हैं वो इस जगह पर आते, दैट इज कॉल्ड एजेस ऑफ ह्यूमन नॉलेज। वो जगह जहां पे इंसान की नॉलेज की हद खत्म हो रही हो, अगर आप उस जगह पे काम कर रहे हैं तो उस जगह के ऊपर बहुत बड़े आइडियाज आते हैं। जाहिर सी बात है ये अपॉर्चुनिटी कम लोगों को मिलती है, अभी मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा। और लास्ट जिसका पार्ट शायद इन चारों से ही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको अलग से बताऊं, वो ये है कि थोड़ा सा दिन के अंदर भी ख्वाब देखें, थोड़ा सा ख्याली पुलाव पकाएं, थोड़ा सा अपने दिमाग को आज़ादी दें सोचने की, व्हाट इफ, क्या ऐसा हो जाए, क्या वैसा हो जाए। एंड दैट डे ड्रीमिंग एक्चुअली हेल्प्स यू मेक वेरी क्रिएटिव। तो ये सारी चीज़ें, ये 5 पॉइंट्स हैं जहां पे आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं। अब ये आइडियाज़ मैं इनकी पांचों की एग्जांपल्स दूंगा आपको, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि आइडिया अगर आ गया तो ये कैसे पता पड़े कि एक अच्छा आइडिया है। हम अपने आप को, बहुत सारे मैंने एंटरप्रेन्योर देखे हैं दुनिया में, मैं कम से कम नहीं तो 1000 एंटरप्रेन्योर को तो मेंटोर कर चुका हूँ और 3-4 हज़ार एंटरप्रेन्योर से शायद उससे भी ज़्यादा से मिल चुका हूँ। और मैंने ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर देखे हैं जो एक आइडिया के पीछे जा रहे होते हैं और वो ये रिकग्नाइज नहीं कर रहे होते कि ये आइडिया अच्छा नहीं है, और क्यों नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा। प्रॉब्लम टुडे अपॉर्चुनिटी टुमारो। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग $7 बिलियन का पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में 5 लाख एकड़ जमीन आइडेंटिफाइड है जिसके ऊपर पाम प्लांट हो सकता है, ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है। और ये 5 लाख एकड़ $3 बिलियन वर्थ का पाम ऑयल क्रिएट कर सकते हैं। अब मैंने इसकी बुनियाद पे एक आइडिया लास्ट ईयर नेशनल आइडिया बैंक में मैंने लॉन्च किया था कि अगर गवर्नमेंट 4 एकड़ जमीन एग्रीकल्चर के जो अपना ग्रेजुएट्स हैं उनको देना शुरू कर दे कि तुम जाओ इसके ऊपर पाम उगाओ, तो 1,25,000 फैमिलीज कैन बिकम प्रॉस्परस विद इन 8 years। सो हियर इज एन आइडिया, अ प्रॉब्लम। $7 बिलियन हम खर्च कर रहे हैं बाहर से पाम ऑयल मंगाने के, 5 लाख एकड़ जमीन हमारे पास पड़ी हुई ऑलरेडी आइडेंटिफाइड, उस पर $3 बिलियन का हम पाम ऑयल बना सकते हैं। सो हियर इज एन अपॉर्चुनिटी, प्रॉब्लम टुडे, अपॉर्चुनिटी टुमारो। अनदर प्रॉब्लम टुडे, अपॉर्चुनिटी टुमारो। सिंध के अंदर 30 मिलियन टन एग्रीकल्चर वेस्ट जो है हर साल प्रोड्यूस होता है। 30 मिलियन टन एग्रीकल्चर वेस्ट जो यूज नहीं होता, जिसको या बर्न कर दिया जाता है या ऐसे ही फेंक दिया जाता है। If this 30 million ton agriculture waste can be converted into energy, it will be equivalent to $7 billion worth of oil. Okay? आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं। ये तो सिर्फ सिंध का है, पंजाब में इससे ज्यादा वेस्ट होता है, फिर केपीके में भी वेस्ट होता है। ये सारा का सारा वेस्ट हम एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करें, इसके लिए बुनियादी तौर पर 3 बेसिक टेक्नोलॉजीज हैं। आपका होमवर्क ये है कि जस्ट गो फिगर आउट हाउ टू कन्वर्ट वेस्ट इनटू एनर्जी। वो कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती हैं। बाय द वे, एक हमारी स्टार्टअप ऐसी भी है जिसने ये आइडिया पिक करके दे वन एट शार्क टैंक ऑल्सो लास्ट ईयर, और they are already making a lot of money. So you can make money from the trash, from waste. So problem today, opportunity tomorrow. Intersection. Intersection की 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। ट्रांसपोर्टेशन एंड मोबाइल, उबर। ट्रांसपोर्टेशन के लोग, टैक्सीज तो पहले से मौजूद थी, कोई ऐसा तो नहीं था टैक्सी नहीं थी। उबर ने क्या किया, उसने मोबाइल टेक्नोलॉजी को टैक्सी के साथ अटैच करके ओपन कर दिया हर एक के लिए। एवरीबडी कैन use their car as a taxi and become a cab driver and have a side income. So that's a very simple thing. Amazon, retail, logistic and internet. कोई ऐसी चीज नहीं है उन्होंने नई नहीं की, but they just combine these things together. Airbnb, hospitality and internet. भाई पहले भी होते थे होटल, पहले भी लोग किराए पे देते थे अपने कमरे, but not like this. So intersections are very good for really game changing ideas, अगर आप इनके बारे में सोचें। अगर आपके पास एक एरिया का इल्म है तो उसी एरिया के लोगों के साथ नहीं उठे बैठें, दूसरों के साथ उठे बैठें। इसके ऊपर मैं आपको एक छोटा सा क्या कहते हैं अपना
रेफरेंस देता हूँ कि एक किताब है, उसका नाम है द मेडिची इफेक्ट। द मेडिची इफेक्ट आप देखिएगा, आपको मिल जाएगी, हार्वर्ड के एक प्रोफेसर ने लिखी है। एंड ही इज टॉकिंग अबाउट कि इनोवेशन दुनिया के अंदर किस तरह होती है। सो ही इज आइडेंटिफाइड this these areas where lots of new ideas come into play, and that is intersection, when you combine people from different backgrounds together and new ideas come into being. So it's a very good opportunity. इससे आपका जहन भी बढ़ेगा, आपका एक्सपोजर भी बढ़ेगा. Think of the future. Okay, so here is an idea. 12 बिलियन एकर्स दुनिया के अंदर इस वक्त एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होते हैं. 12 बिलियन एकर्स. पाकिस्तान के अंदर 55 मिलियन एकर्स इस वक्त एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होते हैं. एग्रीकल्चर इज गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड प्रिसिशन फार्मिंग. पाकिस्तान में तो नहीं है अभी प्रिसिशन फार्मिंग, लेकिन उसकी एग्जांपल ऐसी है कि पाकिस्तान में एक फार्मर अपनी जमीन से औसतन 2.5 लाख से 2.25 लाख रुपए जनरेट करता है साल के, पर एकड़ ऑन एवरेज. चाइना के अंदर यही एवरेज तकरीबन 8 लाख रुपए है. बिकॉज ऑफ दिस, सो गोइंग फॉरवर्ड दुनिया जिस तरफ जा रही है, drones, AI, sensors, they are going to change the agriculture. And drones will need infrastructure. पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता. आज सोचना शुरू कर दें आप. So there is an opportunity thinking about the future. दुनिया कैसी हो जाएगी? And here is an opportunity. Start building infrastructure for drone rentals. एग्जिस्ट नहीं करता. पाकिस्तान can leapfrog. दुनिया में इतनी कॉमन नहीं है अभी है. So we have an opportunity. So how can you develop new business based on drones? आप सोचें, सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ड्रोन इस्तेमाल हो सकते हैं. So think of the future. Edges of human knowledge. मैं आपको एक बड़ी मजे की एग्जांपल देता हूँ. ग्रेफीन एक मटेरियल है, नया मटेरियल है. इट्स अ 1 atom thick layer of carbon. It's a new material. It is also called a wonder material. और ये कोई 20-25 साल पहले दरियाफ्त हुआ था. So it's not very old. और हमें नहीं पता कि ये ग्रेफीन कैसे काम करता है, किसी को भी नहीं मालूम है. And the scientists thought that this material can do wonders, and it can. So here is an example. Some guy thought, okay, I will put graphene and mix it with cement just to see what happens. That's the edge of human knowledge. Nobody knew what would happen if you combine graphene with cement. So the outcome was that the cement got 30% stronger by having the concrete mixed with graphene. And it was 0.03% of the volume and is stronger by 27%. So now, here you go. This is the, value of the knowledge, that bunkers, for example, in army, they are produced to withhold a lot of bombing, right? To be able to, absorb the shock. And because of that, they put a lot of concrete in those bunkers. So the cost can be reduced and the strength can be increased by adding graphene to those bunkers. The only problem right now is that graphene costs around per kilogram 15,000 rupees. So it is very high still. But over time, within the next 5 to 10 years, graphene production would come, would become cheaper, and a lot more applications would come into being. Similarly, another example is CRISPR-Cas9, which is a gene editing technology. And some farmers in China and other places who plant rice face a lot of problem with rice because of some specific bacteria जो उनको तबाह कर देता था. And they would lose millions and millions. So some scientists took the CRISPR gene editing technology, edited the gene of the rice that was resistant to that bacterial infection. Go and look for this study. Go and search for this study on internet and see how they saved millions of dollars by having this very small gene modified using CRISPR. So edges of human knowledge. And so gene editing is new. And there's so much else to be done in gene editing. So graphene and gene editing are the edges of human knowledge.
and there is a lot more than what two small things I have shared with you guys over here. In 2022, graphene production was 20,000 tons per year for the whole world. But the global market is expected to grow 620 million in 2020 to $1.5 billion by 2025, which is now. It means that more and more production needed for graphene. हमारे मुल्क में कोई ग्रेफीन नहीं बन रही है. ग्रेफीन बनाना इतना मुश्किल भी नहीं है. So why can't we make graphene? Here is another idea. Start producing graphene. You can sell it online. Graphene. It's high in demand. You can see the demand is there, as I told you, and 20% per year is a very fast growth. It means that every year the world has to increase the production by 20%. तो कहां से आएगी? कोई लोग बनाएंगे, और ग्रेफीन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो हर तरफ है. So there is really, it's just the technology, understanding the technology and how to make it work. पाकिस्तान के लिए भी अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की. दिस इज ऑल्सो द एजेस ऑफ ह्यूमन नॉलेज एंड ऑल्सो थिंकिंग ऑफ इंटरसेक्शंस बोथ. प्रॉब्लम्स एंड थिंकिंग ऑफ द फ्यूचर, एवरीथिंग कैन बी यूज्ड हियर. $17 ट्रिलियन की टोटल मार्केट है. A billion jobs will be redefined by 2030. A billion jobs by 2030, 5 साल में. 83 million people are losing the job by 2027, and 69 million new jobs are being created by 2027. कितना टाइम रह गया भाई? So here is the big opportunity. Don't miss. हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पाक एंजल्स का प्रोग्राम है, अभी अनवर खान बात कर रहे थे. Join that. Join the program. Learn. Okay. And then the daydream. So start thinking about some new things. Guys, please mute the microphones. अगर अगले 20 साल में जो हम टेक्नोलॉजी देख रहे हैं वो पिछली 3 सदियों में जितनी डेवलपमेंट हुई है वो अगले 20 साल में होने वाली है. ये मेरा डे ड्रीम है. हम दुनिया की पॉपुलेशन का 3% है. मैं चाहता हूं कि ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है इसका 3% हमारे पास है. $50 ट्रिलियन इज एक्सपेक्टेड इन दीज टेक्नोलॉजीज. मेरा डे ड्रीम ये है कि यार किसी तरह हम अपने मुल्क के लिए इसका 3% कैप्चर कर लें, विच इज $1.5 ट्रिलियन. ओके, आपका भी कोई ड्रीम होना चाहिए इसी तरह. ओके, नाउ हाउ डू यू एक्सरसाइज? So I have identified another area. हम बाहर की दुनिया के मोहताज हैं. हम बाहर से चीज़ें मंगाते हैं और हम पाकिस्तान में चीज़ें कम बनाते हैं. एक्चुअली हम हर साल तकरीबन 33 बिलियन डॉलर का खसारा करते हैं अपने ट्रेड में. यानी हम बाहर से चीज़ें ज़्यादा मंगाते हैं और बाहर चीज़ें कम भेजते हैं. Just go do some research. 10 चीजें जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं क्या वो पाकिस्तान में बनाई जा सकती हैं? क्या उन चीजों की डिमांड दुनिया में बढ़ रही है? और क्या उनका रॉ मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है? हम कर सकते हैं उसको. Then why not? So वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. 1-2 चीजें थोड़ी, हम तो पता नहीं हजारों लाखों चीजें बाहर से मंगवाते हैं. ओके, तो सबके लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी इसमें मौजूद है. नाउ व्हाट? सिंपली आपके सामने ये होमवर्क रख रहा हूं, बाद में दोबारा भी आगे भी रिपीट कर दूंगा कि आपने ये 5 चीजें याद रखनी है. प्रॉब्लम्स टुडे, एजेस ऑफ ह्यूमन नॉलेज, इंटरसेक्शंस, फ्यूचर, अंडरस्टैंडिंग द चेंज एंड डे ड्रीमिंग. एंड थिंक ऑफ 5 आइडियाज. अपने कोई से भी 5 आइडियाज. मेरा सजेशन ये होगा कि हर एरिया में आप सोचें और वहां पे एक आइडिया को पिक करें और उसके बारे में ज्यादा जानें कि ये क्यों है, और उसके बारे में लर्न करें गूगल पे, चैट जीपीटी पे. ये आपका होमवर्क है. जस्ट डू दैट. कुछ नहीं, आइडिया आया दिमाग में, ओके, जस्ट गो लर्न. सो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट. वेयर डू यू फाइंड आइडियाज? नाउ कम टू द सेकंड पार्ट कि अगर आइडिया आ गया, उसके बारे में कुछ मालूमात हासिल कर ली, ये कैसे पता चले कि ये एक अच्छा आइडिया है? अच्छा आइडिया जानने के लिए 4 सवाल पूछने होते हैं. ये 4 क्वेश्चन का टेस्ट है. जो आप हर आइडिया जो आपके दिमाग में आए, जो आपको पागल बना रहा हो, जो आप सोच रहे हो बड़ा जबरदस्त आइडिया, ये 4 सवाल करें.
इज इट अ गुड प्रॉब्लम टू सॉल्व और अ डायर नीड टू बी एड्रेस, कि बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है और कोई बहुत बड़ी नीड है जिसको एड्रेस करना है। नंबर 2, कैन यू फिक्स द प्रॉब्लम, कैन आई फिक्स द प्रॉब्लम, क्या मैं कर सकता हूं? क्योंकि अगर मैं नहीं कर सकता तो कोई फायदा नहीं है टाइम जाया करने का। आई हैव नो आइडिया कि कैसे करना है। नंबर 3, जो सोल्यूशन मैं ऑफर कर रहा हूं वो रोबस्ट है कि नहीं है। और नंबर 4, उस सोल्यूशन को इनिशियली बिल्ड करने के लिए क्या मेरे पास मिनिमम रिसोर्सेज हैं या नहीं है। ये 4 सवाल हैं। जाहिर है कि ये चारों सवालों के जवाब क्या कहते हैं, सब हमेशा यस में नहीं हो सकते। इट इज ऑलवेज ग्रेडियंट, राइट। तो आपको थोड़ा सा फिर सोचना पड़ेगा कि डज दिस मेक सेंस। तो मैं आपको इन चारों क्वेश्चंस की बेसिक बता रहा हूं, लेकिन फिर इनको अप्लाई कैसे करना है, हर शख्स अपनी मर्जी से अपने सिनेरियो के अंदर अप्लाई करता है। सो नंबर 1, इज इट अ गुड प्रॉब्लम टू सॉल्व। इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको यह पता करना पड़ेगा कि इस प्रॉब्लम को कितने लोग फेस कर रहे हैं, हाउ बिग। तो ये है साइज ऑफ द मार्केट, कितने सारे लोग हैं दुनिया में जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। नंबर 2, हाउ पेनफुल, कस्टमर को पेन कितना हो रहा है उस प्रॉब्लम की वजह से। ज्यादा पेन है, ज्यादा अच्छी प्रॉब्लम है, कम पेन है, कम अच्छी प्रॉब्लम है। नंबर 3, हाउ बिग आर द फाइनेंशियल लॉसेस ड्यू टू द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की वजह से नुकसान पैसे का क्या हो रहा है कस्टमर का, या जिस बंदे को प्रॉब्लम फेस हो रही है। और लास्ट पॉइंट, क्या वो बंदा जिसको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है वो वाकई में रिकग्नाइज भी कर रहा है कि उसको प्रॉब्लम हो रही है, या वो रिकग्नाइज ही नहीं कर रहा है। क्योंकि फिर एक एजुकेशन का पार्ट है जो एंटरप्रेन्योर नहीं करता। सो द कस्टमर शुड रिकग्नाइज कि उनका प्रॉब्लम है। अब जाके आप लोगों को ये तो नहीं बताना पहले शुरू करेंगे, यार तुम्हें ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का मैं हल ले आया हूं। वो तो ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर खुद ही बाजे की तरह बजना शुरू हो जाए, यार मुझे बहुत प्रॉब्लम है, ओके भाई मेरे पास सोल्यूशन है। दैट्स मच इजियर। ओके, सो आपको ये डिसाइड करने के लिए कि इट्स अ गुड प्रॉब्लम, इट हैज टू बी बिग, इट हैज टू बी पेनफुल, आइडियली देयर आर सम फाइनेंशियल लॉसेस दैट द person is facing or the company is facing, and that person, that customer recognizes कि ये प्रॉब्लम है भी, ना कि आप उससे ये झगड़ा कर रहे हो कि मुझे तो है ही नहीं कोई प्रॉब्लम, भाई आप क्यों परेशान हो रहे। नंबर 2, कैन आई फिक्स द प्रॉब्लम। कैन आई फिक्स द प्रॉब्लम के अंदर दो पार्ट हैं, कि ये कि प्रॉब्लम के बारे में डीपर नॉलेज होना कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट क्यों करती है, किस वजह से है, इसके पीछे कॉजेज क्या हैं। जब तक कि ये नहीं पता है, जब तक कि आप सोल्यूशन डिजाइन ही नहीं कर सकते। So you need to put some effort in understanding why a problem exists. क्यों है, किसी और ने क्यों नहीं सॉल्व कर दी, किसी और को यह ख्याल ही क्यों नहीं आया कि इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूं, या जिन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की वो नाकाम हो गए, क्यों हो गए नाकाम, उनकी नाकामी की क्या वजह थी। सो डीपर नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम पहले हासिल करेंगे, तब आप बता सकते हैं कि यू हैव अ गुड सोल्यूशन। सो कैन आई फिक्स द प्रॉब्लम के ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सब पे मेहनत करनी पड़ेगी, इस पे भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कितने लोगों को है, क्या पेन उनको हो रहा है, क्या उनके लॉसेस हो रहे हैं, इस पे भी मेहनत करनी पड़ेगी। ये दूसरा क्वेश्चन है। नंबर 3, आपकी सोल्यूशन रोबस्ट भी है कि नहीं है। रोबस्ट सोल्यूशन का मतलब यह है कि उस बंदे को अपनी जिंदगी अपसाइड डाउन नहीं करनी पड़ेगी आपकी वजह से, आपकी सोल्यूशन की वजह से अपनी सारी चीजें बदलनी नहीं पड़ेंगी, आसान हो इस्तेमाल करने में। उसके जो पेन पॉइंट्स आपने आइडेंटिफाई किए वो एड्रेस होते हैं, कि उसको प्रॉब्लम की जो पेन है वो सॉल्व होता हो। अगर वो पेन ही नहीं सॉल्व हो रहा, आइडियली कोई एडिशनल गेन भी हासिल हो रहा है उसको, ठीक है, और उनको अपना बिहेवियर चेंज करने की जरूरत ना पेश आए, और उस सोल्यूशन को इस्तेमाल करने के लिए उनका डिसीजन लेना आसान हो। अब ये नहीं है कि जी $5 मिलियन के आप पहले मशीनें लें, सारी चीजें लें और उसके बाद मेरी सोल्यूशन काम करेगी, तो आपके पास वो चिकन और एग वाला मसला आ जाएगा। ना $5 मिलियन आपके पास है, ना कोई कस्टमर $5 मिलियन अपफ्रंट लगाने के लिए तैयार हो, आप चक्कर खाते रहेंगे एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे। कस्टमर के लिए इजी डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट सवाल ये कि क्या मेरे पास मिनिमम रिसोर्सेज हैं उस प्रोडक्ट को वहां तक पहुंचाने की, जहां पर मैं कस्टमर को दिखा सकता हूं कि वाकई में उसका मसला हल हो जाएगा।
जिसको कि एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कहते हैं। यानी एक ऐसी प्रोडक्ट जो जिसमें सारी चीजें ना हो लेकिन इतना प्रूफ हो कि कस्टमर उसको देखे और बोले कि हाँ यार ये वाकई में सॉल्व कर देगा। अगर इसके पैसे नहीं हैं आपके पास तो आपको कहीं से चाहिए होंगे। अच्छा, बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि हम जाएंगे और इन्वेस्टर को मना लेंगे, किसी तरीके से उसको समझा देंगे और वो हमारे पे यकीन कर लेगा और हमारे पास पैसे आ जाएंगे और हम एमवीपी डेवलप कर देंगे। रियल दुनिया में ऐसा नहीं होता। रियल दुनिया में इन्वेस्टर से पैसे लेने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, दोनों में से कोई एक। या आपके पास प्रोडक्ट का कस्टमर के साथ ट्रैक्शन प्रूव हो कि भाई कस्टमर लेने को तैयार है, ठीक है, जिसको प्रोडक्ट मार्केट फिट कहते हैं कि भाई हाँ ये कस्टमर जो है मेरी प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार है लेकिन अब मेरे पास पैसे नहीं है, इन्वेस्टर के पास जाके ले ले। ये वीक पॉइंट है, वीक सिचुएशन है, बट यस। नंबर 2, आपकी अपनी हिस्ट्री हो पुरानी, आपने 20 साल 30 साल काम किया है, उस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, इन्वेस्टर आपको जानता है, तो दैट इज द सेकंड सिनेरियो। तो आप देख लें, ना आप लोगों के पास, ज़्यादातर यंग लोगों के पास ना 20-30 साल का तजर्बा है, ना आपको ये सारी चीज़ें, तो आप लोगों के लिए जो रूट है उसको कहते हैं बूट स्ट्रैपिंग, कि आपको खुद ही खींच के गाड़ी को वहाँ तक पहुँचाना है जहाँ पर आपकी प्रोडक्ट बिकने के लिए आपका कस्टमर देख के उसको खरीदने के लिए तैयारी करे। ठीक है, तो ये चीज़ अपने जहन में रखें। तो ये 4 सवाल हैं, इन चारों की बेसिक मैंने आपको समझा दी हैं। यू कैन आस्क दीज क्वेश्चंस फॉर एनी आइडिया दैट यू कम अक्रॉस। एंड में आपके लिए होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं, 5 आइडियाज, जैसे मैंने कहा, थिंक ऑफ एटलीस्ट 5 आइडियाज, वन अंडर ईच कैटेगरी इफ यू लाइक। तो प्रॉब्लम्स टुडे, एजेस ऑफ ह्यूमन नॉलेज, इंटरसेक्शंस, फ्यूचर, अंडरस्टैंडिंग द चेंज, डे ड्रीम। आपने आइडियाज अपने लिस्ट कर लेने हैं। फिर उसके बाद इनिशियल रिसर्च करनी है, गूगल, चैट जीपीटी, जेमिनाई, जो आप यूज करना चाहें। उसके बाद आपने उन 4 सवालों के ऊपर उसको परखना है जो मैंने 4 सवाल आपको दिए, और ये प्रोसेस आप जारी रखें अपनी जिंदगी में अंटिल यू बिलीव दैट यू हैव 1 or 2 रियली गुड आइडियाज। ठीक है, तो ये अभी आपका तकरीबन 15 हफ्ते का कोर्स है, एंड दैट इज अ लॉट ऑफ टाइम। आप ये 15 हफ्ते के अंदर इस प्रैक्टिस को जारी रखें अंटिल यू हैव 1 or 2 or 3 गुड आइडियाज, ताकि जब आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हों तो फिर आपको पता हो कि मैंने जिस आइडिया पे काम करना है वो ये है। ठीक है, सो विद दैट, अटेंडेंस की स्लाइड एक दफा फिर आप चाहें तो एक अपनी। हसन एक चीज ऐड कर दूं, मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट ऑफ दैट कि आइडिया जी का जी क्रिटिकल मास होना भी बहुत जरूरी है। जी, कि अगर वो क्रिटिकल मास नहीं, क्रिटिकल मास लेवल पे इम्प्लीमेंट होना बहुत जरूरी है। स्केलेबल होना बहुत जरूरी है आइडिया का। अगर आप उससे पैसे ज्यादा बना नहीं सकते, अपना ऑपरेशंस को काम नहीं रख सकते, वो फिर मुश्किल हो जाता है। तो आपने खैर आइडियाज ऐसे ही चूज करने हैं जो इम्प्लीमेंट हो सके और अडॉप्शन उसकी क्रिटिकल मास लेवल पे हो सके। जी, इसके अंदर जाहिर है अनवर, आइडियाज़ एक बिल्कुल बेसिक एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज़ भी हो सकते हैं और स्टार्टअप के स्केलेबल आइडियाज़ भी हो सकते हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि हर आइडिया के अंदर स्केलेबिलिटी हो, लेकिन यस, स्केलेबल आइडियाज़ आर बेटर बिकॉज दे कैन जनरेट मच मोर रेवेन्यू हाँ, एंड इसके लिए कैन डू मोर थिंग्स स्टार्टअप फॉर यू। बना रहे हैं, इतनी मेहनत कर जी रहे हैं, आप जी, स्टार्टअप बना रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप सक्सेसफुल होना भी तो चाहेंगे ना। सक्सेसफुल बिल्कुल उसी बिल्कुल। तो सूरत में होंगे जब वो आइडिया जो है एक खास साइज में इम्प्लीमेंट होगा और लोग अडॉप्ट करेंगे, वरना तो वो ना स्टार्टअप डाई आउट। ठीक है, तो ये अटेंडेंस अगर आप दोबारा से, मैंने आपको दे दिया, अब क्वेश्चन एंड आंसर का हमारा टाइम है, Q&A का। तो प्लीज अपने हाथ रेज करें, जिस ऑर्डर में आपके हाथ रेज होंगे उसी ऑर्डर के अंदर मैं लोगों को इनवाइट करूंगा सवाल करने के लिए। ठीक है, ताकि उसी ऑर्डर में लोगों के सवालों के जवाब दिए जा सकें। और प्लीज डोंट वरी, जितना टाइम भी आप सवाल कर रहे हैं, आई एम हियर, आई एम नॉट गोइंग टू गो अवे। ओके, सो नंबर 1 इज रफाकत हुसैन। आपने माइक्रोफोन को अनम्यूट कीजिए और बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, रफाकत। अच्छा सर, मेरा सवाल थोड़ा सा रोड मैप के हवाले से है, क्योंकि हम मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं।
तो का सवाल ये है कि ये जो हमारे लेक्चर्स होंगे ये जर्नल होंगे या स्पेसिफिकली, मतलब जैसे मेरा ताल्लुक कंप्यूटर साइंस से है तो इस हवाले से भी कोई स्पेसिफिक लेक्चर्स होंगे? अच्छा, आपने पहले देख लिया होगा, इजहारुल्लाह ने पूरा लेक्चर्स का प्लान शेयर किया था। दिस इज टोटली फोकस्ड ऑन दी स्टार्टअप जर्नी, और इसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड, अनलेस के जो चीज़ें स्टार्टअप से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज में हैं वो यकीनन हम कवर करेंगे, लेकिन दिस इज नॉट अ टेक ट्रेनिंग पर से। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग जो है ये एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से है कि आपने आइडियाज़ को लेके कैसे चलना है, और अपनी स्टार्टअप जर्नी के अंदर आपको जो जो चीज़ें, जैसे जीएन शाह ने शुरू में बताया था कि धक्के खा के, ठोकरें खा के सीखने के बजाय हम आपको समझा दें कि यार ये इसको ऐसे कर लो। ठीक है, तो उससे आपका टाइम भी बच जाएगा और काफ़ी सारी चीज़ें आप अपने बेहतर कर सकेंगे। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ओके सर, ओके सर। अच्छा, ये आपने जो अभी प्रेजेंटेशन दी है दैट वाज वंडरफुल। इसमें मेरा एक क्वेश्चन है थोड़ा सा स्पेसिफिकली इस प्रेजेंटेशन के हवाले से कि हम्म। बाज़ दफ़ा हमारे पास कोई आइडिया है जैसे कंप्यूटर साइंस या एआई के हवाले से, तो हमें पता होता है कि ये आइडिया जो है हम कहाँ पर सेल कर सकते हैं, लेकिन कस्टमर्स जो होते हैं वो रिलक्टेंट होते हैं कोई भी नई चीज़, खास तौर पर नई टेक्नोलॉजी को सीखने में और उसको अडॉप्ट करने में। तो इस हवाले से क्या किया जा सकता है? जी, अगेन वन ऑफ द टॉपिक्स जो हम इस उसमें करेंगे, दैट इज सेलिंग टू द कस्टमर्स व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग। तो आप, ये वाला टॉपिक भी आएगा, बिल्कुल इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा अलोंग द वे। ठीक है, ओके। उसामा, उसामा जे, आपकी बारी है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। जी बिल्कुल। सर पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एस्पायर की तरफ से ये कोर्स लॉन्च किया गया प्रोग्राम है। और सेकंडली सर मेरा सवाल ये है कि आपने ड्यूरिंग द सेशन बताया जॉब्स के हवाले से कि अबाउट 1 बिलियन जॉब्स जो हैं वो 2030 तक क्रिएट होंगी और जिसमें 83 मिलियन तक जॉब्स जो हैं वो लूज़ होंगी। तो क्या ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक जॉब्स होंगी या ये एआई की वजह से जॉब्स जाएंगी, और जो जॉब्स जनरेट होंगी वो एआई की वजह से होंगी या इसका कोई और रीज़न होगा? अच्छा, तो पहली तो बात ये मैं थोड़ा करेक्शन कर दूं, 1 बिलियन जॉब्स रीडिफाइन होंगी। रीडिफाइन रीडिफाइन होंगी। यानी जो जॉब कर रहा है उसकी जॉबें बदल जाएंगी, उनकी जी जी। रेडिकली डिफरेंट हो जाएंगी। दैट्स नंबर वन। ठीक है। 83 मिलियन जॉब लॉस is by 2027 according to World Economic Forum is because of artificial intelligence, and 69 million new jobs are because of artificial intelligence. ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके सवाल के दूसरे पार्ट का कि कौन सी इंडस्ट्रीज। सो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू रेडिकली चेंज ऑलमोस्ट एवरीथिंग. ठीक So है। there is no one single industry, but there are of course some industries that will be more affected and some will be less. So वो एक अलग कहानी है, लेकिन ये कि across the board तमाम industries will be affected. To understand that impact, almost 33% or 30% plus productivity gain is expected due to AI across the board. 30% ठीक। productivity gain. So that is जी जी। huge. ठीक है, ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच। अरीबा, आपकी बारी है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हाईली रिस्पेक्टिव सर, मुझे आपकी बहुत प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी। एक्चुअली मेरा डायरेक्ट ताल्लुक भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से है। मैं भी मतलब यही मेरा हमेशा ड्रीम रहा है कि मैं अपना स्टार्टअप स्टार्ट करूं। और सर एक्चुअली मेरा सवाल ये था कि जैसे मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से हूँ और मैं जो स्टार्टअप हमेशा स्टार्ट करना चाहती थी बिकॉज मुझे सॉफ्टवेयर और इन चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं अपना एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली है। आई वांट अ कंपटीशन माशाल्लाह से, एंड माय आइडिया इज परफेक्ट फ्रॉम सम पॉइंट ऑफ व्यू के सारों ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि आपका आइडिया अच्छा है। बट अब मैं जब मार्केट में जाती हूँ और मेरा आइडिया ये नहीं कि आपने डायरेक्ट कस्टमर से लिंक करना है,
मेरा आइडिया है एक ऑलरेडी जो कंपनी या ऑलरेडी जो वेल सेटल अदारा है उसके साथ कनेक्ट करना। तो मेरा जो था ये ज्वाइन करने का कि अगर उसमें हमें थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी जाए कि हम एक एज अ प्रोफेशनल जो पहले से काम कर रहे हैं, पहले से बहुत मार्केट के, खुद को कन्विंस करना, उसके साथ मतलब रिलेशन बनाना, उसके साथ कोऑपरेशन करना इज अ डिफिकल्ट टास्क। तो अगर हमें उसका थोड़ा गाइडलाइन मिली जाए, क्योंकि हम इतने तो प्रोफेशनल है नहीं कि हम एक प्रोफेशनल जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रोफेशनल उसके साथ कनेक्ट कर सकें। राइट। सो इसमें अगर आप पूरी लिस्ट देखेंगे लेक्चर्स की, तो सेकंड लास्ट लेक्चर कस्टमर एक्विजिशन के ऊपर है, एग्जैक्टली फॉर दैट कि आपने कस्टमर को एक्वायर कैसे करना है। और देखें, जाहिर है स्टार्टअप के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग होता है और एक इस्टेब्लिश बिजनेस जो है उसके लिए आसान होता है कस्टमर को एक्वायर करना। और इसके अलावा एक और हमारा टॉपिक है सेलिंग विदाउट अ प्रोडक्ट, कि जब आपकी प्रोडक्ट बनी भी नहीं है तो आपने कैसे सेल करनी है। तो ये दोनों टॉपिक आपके लिए इंटरेस्टिंग होंगे अरीबा। यस। और सर मैं थोड़ी सी एक बस इंफॉर्मेशन एक में सवाल, एक सवाल एक वक्त में कोशिश करें, अगर दोबारा आप रेस कर लीजिएगा हाथ, और मैं फिर आपसे इंशाल्लाह मौका ही होगा तो मैं आपको मौका दूंगा, ठीक। अच्छा जी, उस्मान अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर, जी कैसे हैं आप? वालेकुम, मैं ठीक। सर मैंने तकरीबन 2 साल से अपने एक आइडिया के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ और वो इम्प्लीमेंट भी हो सकता है, मगर मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारे मतलब सीईओ से बात की, 1-2 सीईओ से, मगर मुझे वहाँ से फंडिंग नहीं मिली। मगर ये है कि मेरा स्टार्टअप इम्प्लीमेंट हो सकता है और अच्छा आइडिया है वो। अच्छा, आज ये एक अच्छा सवाल है आपका, गुड क्वेश्चन, कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आइडिया, लेकिन ये कि मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। तो आज के लेक्चर के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ आप लोगों को समझनी है वो ये कि एक आइडिया अच्छा हो सकता है लेकिन वो आपके लिए नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक कार पाकिस्तान की अपनी होनी चाहिए, ये एक अच्छा आइडिया है। पाकिस्तान बाहर से कारें इंपोर्ट करता है, हम अपनी कार खुद बनाने शुरू कर दें, अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है, हर कोई इसको अप्रिशिएट भी करेगा। बट इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया फॉर मी, क्योंकि ना मैंने कभी ज़िंदगी में गाड़ियाँ बनाई हैं और ना ही मेरे पास इतना बड़ा नेटवर्क है गाड़ियाँ बनाने वालों का, ना मेरे पास वो पैसे हैं जो कि उस फैक्ट्री को लगाने के लिए चाहिए जो मुझे गाड़ियाँ बनाने के लिए चाहिए। अब यहाँ पर आकर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर मुझे किसी के पैसे चाहिए वो फैक्ट्री लगाने के लिए, तो वो बंदा मुझे क्यों पैसे देगा फैक्ट्री लगाने के लिए, वो खुद ही क्यों नहीं लगा ले। तो मेरे पास कोई तो ऐसी चीज होनी चाहिए ना जिससे मैं कह सकूं कि देखो मेरे पास ये है जो किसी और के पास नहीं, तो तुम मेरे साथ मिलो, मैं तुम्हारे साथ मिलके फैक्ट्री लगाता हूँ। तो ये चीज थोड़ी सी मुश्किल होती है, इट इज अ डिफिकल्ट थिंग। और इसी वजह से मैं कहता हूं कि एक आइडिया अच्छा हो सकता है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए अच्छा हो, ठीक है। तो आपको, अगर आपको नहीं मिल रहा है कोई इन्वेस्टर, तो आप दर दर की ठोकरें मत खाएं, थिंक ऑफ एनदर आइडिया। अल्लाह ताला ने आपको अच्छा दिमाग दिया, अगर आप एक आइडिया लेकर आ सकते हैं तो और भी लेकर आ सकते हैं, ठीक है। ओके, MS बलोच, आपकी बारी है। MS बलोच। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हो सर? बिल्कुल ठीक। सर मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी जी। सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाऊँ जी जी। तो उसी वक्त मुझे कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और जो मेरे प्रोजेक्ट होंगे तो उसको मैं कस्टमर के सामने कैसे प्रेजेंट करूँ? अच्छा देखिए, एक तो बात यह है कि आप ये सवाल कर रहे हैं, इसका ताल्लुक आइडिया से नहीं है, आपके एक बिजनेस प्लान से है। तो दिस इज नॉट एन एप्रोप्रिएट प्लेस जहां मैं आपको तसल्ली बख्श कोई लंबा इसका जवाब दे दूं। आप सॉफ्टवेयर हाउस खोलना चाह रहे हैं, आपको कितना तजर्बा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का? सर मैं फ्रेश हूँ। तो फिर आप सॉफ्टवेयर हाउस कैसे खोलेंगे जब आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आपको खुद नहीं आता सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम, आप उसका बिजनेस खोलने जा रहे हैं?
सर वैसे तो मुझे स्किल्स तो है ना, मतलब कि डेवलपमेंट के। स्किल से क्या होता है, क्या स्किल है आपके पास? आपने सर कौन से ऐसे डेवलपमेंट बड़े बड़े प्रोग्राम बनाए, मुझे बताएं, 2-3 नाम बताएं कि मैंने ये वाला सिस्टम बनाया, ये वाला सिस्टम बनाया, क्या किया आपने अब तक? सर अभी तक ग्रेजुएट नहीं हो रहा, वैसे मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ। ऐसा आइडिया सर आया माइंड में, मतलब कि मैं आपसे तो पूछूं। मैं यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि जी आपके सर। पास अभी तजर्बा नहीं है। अगर आप बिजनेस खोलने जाएंगे ये वाला, जिसमें जी सर। जो कि हाईली स्किल्ड बिजनेस है, अगर आप जी मुझसे सर। कहते हैं कि हसन साहब मैं क्या कहते हैं समोसे की दुकान लगाने वाला हूँ, तो मैं जी ये सर। पूछता समोसे बनाने आते हैं या नहीं आते? राइट। हाँ सर बिल्कुल समोसे राइट। समोसे बनाने आना सीखना आसान है, जी लेकिन सर। सॉफ्टवेयर डेवलप करना, सिस्टम बनाना ज़्यादा मुश्किल काम है। तो थोड़ा तजुर्बा सर हासिल करें, फिर उसके बाद इसको आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है? अच्छा सर, जब मेरे पास सर स्किल आए तो उसके दूसरा बाद सर। सवाल नहीं, हाँ दूसरा सवाल नहीं, अभी आप दोबारा हाथ रेज कर लें, फिर आपकी बारी आ जाएगी, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू ओके। सर। जीशान, जीशान अरशद, आपका। Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम। So my question is कि जैसे मेरा बैकग्राउंड है एडमिनिस्ट्रेशन का, ऑपरेशंस, इस तरह का मेरा बैकग्राउंड है, तो व्हाट आई थिंक कि मैं चाह रहा हूँ कि हम इसको किसी तरह एआई के साथ इंटरसेक्ट करें। जैसे आपने हमें बताया कि हम जो भी टू डिफरेंट फील्ड्स को हम इंटरसेक्ट करके एक न्यू आइडिया जनरेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल। इसमें हम इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं विद एआई एडमिनिस्ट्रेशन को और ऑपरेशंस को। तो मैंने उसका आपको रास्ता बता दिया था कि ड्यूरिंग द सेशन, कि आप उन लोगों के साथ उठे बैठे जिनके साथ आपने इंटरसेक्शन क्रिएट करना है। आपकी एक एक्सपर्टीज है, अब आपको उन लोगों के साथ उठना बैठना है जिनके पास दूसरी एक्सपर्टीज है, ठीक है? सो दैट्स इंपॉर्टेंट। एंड नंबर 2, प्रॉब्लम्स, फोकस ऑन प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप, तो उससे आपको ये फायदा होगा कि आप वो प्रॉब्लम डिस्कस करें और उससे फिर उनकी सोल्यूशन सामने आएंगी, एंड दैट विल गिव यू अ गुड आइडिया फॉर अ प्रोडक्ट। थैंक्स सर। यू वेलकम। ओके जी, हूर जावेद, डॉक्टर हूर जावेद, नहीं सॉरी, इकरा, सॉरी डॉक्टर हूर जावेद, आई एम सॉरी, इकरार अली भुट्टो पहले हैं और फिर आप। Okay, okay, no problem. जी इकरार अली भुट्टो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू सर? जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, हमें मतलब बहुत अच्छे से समझ आया। मेरा सवाल था कि हम हमारे पास अगर कोई प्लान है तो हम इन्वेस्टर्स को कैसे डील करें और उनको एग्री कैसे करें, ठीक है? और आप कुछ रुक जाएं यहीं पर ही, यहीं रुक जाएं, 2 सवाल नहीं करें, एक सवाल करें। नहीं सर, एक ही है लेकिन उसका अच्छा लास्ट पार्ट कि ठीक जो है। बेसिक इज एंटरप्रेन्योर, ये भी बेसिक में ही आता है, तो उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिएगा। एक ही सवाल किसको है, किसको एक्सप्लेन कीजिएगा? मतलब एंटरप्रेन्योर के जो बेसिक कीज होते हैं, तो वो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, देखें आपने 2 सवाल कर ही लिए, लेकिन बहरहाल मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूं कि अगर आप इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं, अच्छा अपने माइक्रोफोन को म्यूट कर लें प्लीज आप लोग जी। अगर आप लोग इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं और आपकी प्रोडक्ट नहीं बनी हुई, यानी आपने मिनिमम वायबल प्रोडक्ट नहीं बनाई हुई है, तो ये बहुत मुश्किल काम है। मैं तो कहता हूं कि आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं मेरे हिसाब से। तो लिहाजा अगर आपके पास MVP नहीं है और आपको पैसे चाहिए, तो मैंने पहले ही बता दिया, दैट इज नॉट अ गुड पाथ। यू शुड फाइंड समबडी हु कैन डेवलप द प्रोडक्ट फॉर यू। आपको पैसे किस लिए चाहिए? प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए चाहिए, तो आप अपने साथ को फाउंडर मिलाएं, ऐसा बंदा मिलाएं जो उस प्रोडक्ट को डेवलप कर सकता हो, बट डोंट गो फॉर द इन्वेस्टर, ठीक है? और जहां तक कि एंटरप्रेन्योरशिप की बेसिक का ताल्लुक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली इज अ पर्सन हु creates value for people in different ways, or in creating that value, entrepreneur takes some risk and do things that normally people are scared of doing, and then
eventually they succeed and they provide value to their customers. Okay. Thank अच्छा, you, sir. वैसे और बहुत सारी डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी, आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अच्छा जी, हूर जावेद आपकी बारी है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, आई विल बी क्विक। Sir, I am online from mobile now, so how am I going to mark my attendance? And secondly, sir, please just summarize this minimal viable product definition. अच्छा, तो आपको चैट के अंदर जो है वो लिंक मिल गया होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करें। आप मोबाइल फोन के ऊपर ही अपनी अटेंडेंस लगा सकती हैं और ज़्यादा देर ना करें, अभी कर लें। और अगर चैट के ऊपर ये आपको लिंक नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, वो आपने मोबाइल में ही चैट के उस पे जाना है, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करें एंड यू विल गो इनटू द अटेंडेंस स्क्रीन। जो दूसरा आपने सवाल किया मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का, तो उसके बारे में आपको बता दूं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट एज अ डेफिनेशन वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का उतना हिस्सा है जितना आप एक कस्टमर को दिखाएं तो कस्टमर को समझ में आ जाए कि आप उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये दिस इज कॉल्ड ए मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। और इसको आप चाहें तो रिसर्च भी कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत मटेरियल अवेलेबल है एमवीपी के ऊपर। सो मेनी things that you can watch videos, you can read articles, so it's a very common topic। लेकिन बेसिक उसकी यही है कि some product that you can show to the customer, it is not fully functional, it doesn't have everything that you wanted, but looking at the product, customer can say yes, this is going to solve my problem। Okay, thank you so much। ठीक है, ओके। हूर जावेद के बाद हमारी नंबर 2 डॉक्टर शहाबुद्दीन। Assalamu alaikum, sir. How are you? जी वालेकुम अस्सलाम। Sir, your session was superb. Actually, I'm basically a physical therapist, and I am an assistant professor in a university। मेरा सर क्वेश्चन नहीं है, ये मेरा एक आइडिया है जो मैं पिच करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो मेडिकल की फील्ड है और उसकी जो सिचुएशन है, हम उसको अच्छा, शहाबुद्दीन की आवाज बंद हो गई है किसी वजह से। शहाबुद्दीन आपने आपको अनम्यूट कर लें जी, तो जरा क्विकली बताइएगा जी। जी मैं ये बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो टेक्नोलॉजी आ जाती है वो बाहर किसी कंट्री के अंदर 10-15 साल पहले होती है। स्पेशली मेडिकल की फील्ड में अगर हम देखें तो कुछ इसी तरह से है। लेकिन अब जो पिछले 3-4 साल में चेंज आया है, स्पेशली एआई की वजह से, उसने बड़ा रैपिडली चेंज किया है और लोगों की अवेयरनेस इस हवाले से बढ़ी है। मेरे पास एक आइडिया है, बेसिकली क्वेश्चन नहीं है, और आइडिया ये है कि पाकिस्तान के अंदर हम कोई एक ऐसा मॉडल बनाए जो यहाँ पर बिल्ड कर सके हमें कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स जिसके अंदर हम साइमुलेटेड इक्विपमेंट यूज कर सकते हो, एआई की टूल्स यूज कर सकते हो जिसमें मिनिमल एफर्ट हो किसी भी डॉक्टर का या फिजिकल थेरेपिस्ट का। और उससे रिलेटेड मेरे पास मजीद कुछ आइडियाज हैं। आई थिंक दिस इज मैं खाली टाइम यहाँ पर क्योंकि शॉर्ट है तो बहुत डिटेल में मैं नहीं कर पाऊंगा, बट अगर मुझे कोई ऐसा फोरम मिलता है जिसके ऊपर मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं तो मैं ज़रूर आपको मजीद इसकी डिटेल देना चाहूंगा। और ये एक अच्छा आइडिया, ये मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, देखें तो वहाँ और एक में भी शेयर किया हुआ है जी। अच्छा देखें, आइडियाज जितने भी लोग इस कॉल में हैं सबके पास आ रहे होंगे, और आज का ये पहला सेशन है, इसमें मैंने आपको कुछ बेसिक बताई है कि अपने आइडिया को टेस्ट कैसे करना है। जस्ट गो थ्रू द प्रोग्राम, एज यू गो थ्रू द प्रोग्राम यू विल सी कि किन किन एरियाज के अंदर आपको ज़रूरत है समझने की चीज़ों को, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो यू विल गेट व्हाट यू आर गोइंग आफ्टर, अल्लाह ने चाहा तो। मारिया अंजुम आपका नेक्स्ट। हसन साहब, गुड टू सी यू। जी जी। मेरा क्वेश्चन ये था हसन साहब, जब हम बाज़ वक़्त कम्युनिटीज़ में जाते हैं और प्रॉब्लम उनकी तरफ से आ जाती है कि अच्छा हमें ये सॉल्यूशन बना के दें, तो उस सिचुएशन में आप क्या कहेंगे कि डेफिनेटली इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ रिसर्च प्रोटोटाइप,
this is their need and they are coming to you for the solution. So Right. how can we test that? अच्छा, बुनियादी तौर पर जैसे अनवर खान पहले कह रहे थे प्रोडक्ट बेस्ड थिंकिंग, राइट? तो आपके पास दो चॉइसेस होते हैं जब कोई आदमी आपके पास आके कहता है यार मेरी ये प्रॉब्लम है, इसकी कोई सोल्यूशन बना दो, एंड यू कैन मेक दैट सोल्यूशन। तो उस सोल्यूशन को ऑफर करने के दो तरीके होते हैं, एक को कहते हैं वर्क फॉर हायर और एक होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है और आप उसको एक लाइसेंस दे रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट डेवलप करके, और वर्क फॉर हायर में आप उसके लिए डेवलप कर रहे होते हैं, उसको बना के दे देते हैं, उसी की ओनरशिप होती है। ठीक है, तो आपने अपने आप से सवाल करना है कि जब कोई बंदा आपके पास आ रहा है कि यार ये मुझे सोल्यूशन प्रोवाइड कर दे, तो आपने आपसे सवाल करें हाउ बिग, कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है। अगर आपको नजर आए कि इसके जैसे और हजारों हैं जिनको ये प्रॉब्लम है या लाखों हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, देन मे बी यू वांट टू टेक सम रिस्क, और आप उससे वो सारे पैसे ना लें जो उसको डेवलप करने के लिए चाहिए, बल्कि उसको बोले भाई मैं डेवलप तुम्हारे साथ मिलकर करता हूं, तुम्हें लाइसेंस दे दूंगा, बट वर्क विद अस टू डेवलप ए प्रोडक्ट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू आर टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी। समझ आइए आपके? तो लिहाजा आपको अपने आप से सवाल करना चाहिए कि ये बंदा जो मेरे पास आया है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए, क्या बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है, क्या मुझे इस बिजनेस में जाना चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ में है, टेक इट एज अ बिजनेस। अगर आपका जवाब ना में है, देन टेक इट एज ए वर्क फॉर हायर, कि आपने उसका काम करके उसको दे दिया और उसके पैसे चार्ज कर लिए। Right, thank you. ओके, रिजा इब्राहिम, यू आर नेक्स्ट। जी रिजा इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी आ रही है। सर मेरा जो है वो बैकग्राउंड, मैंने एमफिल किया हुआ है फिज़िक्स में। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जब हम आइडिया देखेंगे तो क्या हमने ये भी देखना है कि हमारा कस्टमर कौन होगा? मतलब हम बिज़नेस टू बिज़नेस का आइडिया सोचें वो ज़्यादा बेहतर है, या बिज़नेस टू डायरेक्टली लाइक जैसे आपने समोसे वाली एग्जांपल दी है कि मैं समोसा बना के डायरेक्टली कस्टमर के हाथ में दे रही हूँ, वो बेटर आइडियाज़ हैं, या फिर वो जिसमें हम बिज़नेस टू बिज़नेस जाएंगे? जैसे अगर रिसर्च बेस्ड आइडिया है तो प्रोडक्ट मैं डायरेक्टली तो नहीं किसी को दूंगी, वो मुझे किसी बिजनेस को देनी पड़ेगी, और वो फिर आगे जो है वो उसको जैसे मैंने बात की थी कि मेरा ऑलरेडी एक आइडिया है जिसमें मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ, और वो जो है वो एयर फिल्टर्स में यूज होनी है, तो मैं एयर फिल्टर तो नहीं बना रही, मैं तो उसकी मेम्ब्रेन बना रही हूँ, तो वो तो मुझे बिजनेस को देनी पड़ेगी। तो कौन सा बेटर आइडिया है कि जिसको स्केल करना आसान होगा? जी, बेसिक सी चीज़ें, ये तो इतना मुश्किल वो नहीं है। बुनियादी तौर पर अगर आप एक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही हैं तो आपको उसके कस्टमर को जानना ज़रूरी है, और जो आपको प्रोडक्ट बना के सेल करनी है जिसको, अगर आप उसको नहीं जानती हैं तो आपको कोई ऐसा आदमी चाहिए जो उसको जानता हो। मिसाल के तौर पे मैं एक ऐप बना रहा हूँ डॉक्टर्स के लिए, और कोई भी दोस्त नहीं है मेरा डॉक्टर, तो मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए होगा अपनी टीम में जो जिसके बहुत सारे डॉक्टर दोस्त हों, राइट? तो वेदर इट इज B2B और B2C, इट डजंट मैटर। द थिंग इज दैट कैन यू रीच द कस्टमर, ये इंपॉर्टेंट बात है। और अगर आप यू कैन नॉट रीच द कस्टमर, कैन यू फाइंड समबडी दैट यू कैन ऐड टू योर टीम हु कैन रीच टू द कस्टमर। ठीक है, तो ये आपने यही समझ में नहीं आ रहा कि कस्टमर, और एक होता है ना डायरेक्ट, जैसे हम कपड़े लेने गए तो हम लेके आ गए तो वो होता है, और दूसरा बिजनेस टू बिजनेस है। तो कस्टमर की डेफिनेशन मैं समझना चाह रही हूँ कि अलग कस्टमर अलग है। दोनों किस्म के, नहीं बिल्कुल नहीं। देखें, कस्टमर की टाइप्स हैं B2B, B2C, ये दो बेसिक टाइप्स हैं। कुछ लोग B2G को अलग मांगते हैं, लेकिन बहरहाल वो B2B ही है, बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कंज्यूमर। जब आप किसी इंडिविजुअल को सेल कर रहे हैं तो इट्स अ कंज्यूमर, जब आप किसी बिजनेस को सेल कर रहे हैं तो इट्स अ बिजनेस। तो ये फर्क है। लेकिन आपके लिए एज एन एंटरप्रेन्योर ये इंपॉर्टेंट है कि जिस कस्टमर को आप सर्व करने जा रहे हैं उस तक आप पहुंच सकते हैं। अगर आप उस तक पहुंच नहीं सकते, मिसाल के तौर पे मैं कहूं मेरी एक प्रोडक्ट है जो दुनिया के बिलियनर्स के लिए है, मैं एक भी बिलियनर को नहीं जानता, और ना मैं किसी बंदे को जानता हूं जो किसी एक बिलियनर को जानता हो, राइट? तो ये मुश्किल हो जाएगा ना। सर तो फिर ये है कि मेरा रिसर्च बेस्ड आइडिया, तो आई हैव टू कोलैबोरेट विद मोर रिसर्चर्स और उस जगह तक पहुंचना। ओके हाँ,
जरूरी नहीं है रिसर्चर हो, डिपेंड करता है कि आपको किस किस्म की एक्सेस चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, रिजा के बाद नेक्स्ट हैं मोहम्मद तस्कीन रजा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी मेरा तस्कीन, क्वेश्चन है कि दो टर्म्स यूज होती हैं आइडिया में, जो कि क्रिएटिव है और इनोवेटिव आइडिया। तो डिफरेंट लोग इसको ज़ाहिर है सुनने में आता है, तो आप किसको कहेंगे? व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्रिएटिव आइडिया एंड व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स ऑफ इनोवेटिव आइडिया? आई रियली डोंट केयर कि वो इनोवेटिव है या क्रिएटिव है। मेन थिंग ये है कि क्या आपका आइडिया वैल्यू क्रिएट कर रहा है आपके कस्टमर के लिए, दैट्स इट। रियली डोंट केयर कि वो क्रिएटिव है या इनोवेटिव है। तो ये तो आपने ध्यान में रख लें। क्रिएटिविटी doesn't always doesn't relate directly to value, but innovation या जिसको आप कहें कि innovative ideas means that they create value. तो कुछ लोग कहते हैं innovation could be anything, but I believe that innovation is basically creating value in new ways. ठीक है ना? तो आप अल्फाज के उसमें ना जाएं कि कौन क्रिएटिव कह रहा है, कौन इनोवेटिव कह रहा है। क्या गुलाब का नाम गुलाब नहीं होता तो उसमें खुशबू नहीं रहती? सो मेन चीज़ ये है कि आपको ये देखना है कि आपके आइडिया से कोई वैल्यू क्रिएट हो रही है किसी की। ठीक है, ओके, खालिद फारूकी, यू आर नेक्स्ट। Assalamu alaikum, Hassan Saab. Thank you very much for providing the opportunity. My ideation actually revolves around one simple principle which I have made for myself. कि जो भी मुझे बिजनेस करना है, that should be earning the foreign exchange for the country. ठीक है, so that ultimately clear out the path कि मुझे अपनी जो भी बिजनेस या आइडिया होगा that will be based on the export basis. ठीक है, सेकेंड चीज मुझे इसी में यही जो चैलेंज मैं फेस करता हूँ अपने डे टू डे रूटीन में भी, दैट द ट्रस्ट डेफिसिट ऑफ इंटरनेशनल मार्केट, या कह लें कि मेरी जो टारगेट और डे मार्केट है दैट इज नॉर्थ अमेरिका रीजन। एंड क्योंकि मैं आई एम फ्रॉम द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, तो उसमें जो हमारे मैं जो चैलेंज फेस करता हूँ, इट्स अबाउट द ट्रस्ट विच वी कैन गेन फ्रॉम आवर टारगेट ऑडियंस, because there are a lot of compliance involving the data privacy and all of the things which we have to deal with. तो उसके हिसाब से कि how can we win the trust of those clients since the infrastructure and unfortunately जो हमारे पाकिस्तान में जो data regulatory authority है that is not so much robust or secure. चलिए, मैं समझ गया आपका सवाल खालिद। तो हमारा एक टॉपिक, एक सेशन है जो अभी आएगा जिसका नाम है बिल्डिंग अलाइंसेस। तो उसके अंदर आप ज़रूर आइएगा, और गो टू मार्केट स्ट्रैटेजीज, इन दोनों में आपको जो है ये इंशाल्लाह इसके बारे में मौका मिलेगा जानने का कि हाउ डू यू डू दैट व्हाइल यू आर a small company, a small business in a country like Pakistan and selling to USA, so those kind of things. तो इंशाल्लाह वो आपको इस सेशन में जानने को मिलेगी। ठीक, ओके, खालिद की आवाज बंद होगी किसी वजह से, खैर कोई बात नहीं। केविन सी कोटिगाला, you're next. Ji sir, Assalamu alaikum. My name is Kevin. I am a Sri Lankan student who is graduating from FC this year. Nice. And I'm glad to be a part of this program, and you gave some really great insights. Are you understanding all the Urdu or not? Yes, so I was raised here in Lahore. Both of my parents moved here like 26 years back. So I was born and raised here. So I can like speak and like converse in Urdu and things. So I got to understand, and it was really comprehensive. I appreciate that. So sir, my question is, I just wanted to get your thoughts on like EV micromobility solutions. So like micromobility which exists in the UK, Oxford वगैरह में भी exist करता है. Do you think what's your thoughts कि उसको अगर हम पाकिस्तान में implement करें तो what's your opinion उस चीज को लेकर? Right. So the question is only, again, I mean, my opinion doesn't matter. More importantly, are people asking for it?
So you need to look for the need, right? And the demand in the market. So if you look at Pakistan, for example, Pakistani market is budget oriented, right? And so people are reluctant to pay for the convenience, and even with the convenience, they compare things at budget, right? सो जिसकी वजह से आप जब कोई कन्वीनियंस के तौर पे कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रहे होते हैं, पीपल टेंड टू नॉट वैल्यू इट. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस आइडिया. बट यस, यू कैन टॉक. फॉर एग्जांपल, माइक्रो मोबिलिटी के अंदर यूनिवर्सिटी कैंपसेस जो पुराने ज़माने के बने हुए हैं बड़े बड़े, दैट्स अ गुड मार्केट टू टैप इनटू. लेकिन ये कि मैंने अभी तक की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो पाकिस्तान में हो सकता है कोई एक आध जगह पर हो, बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ. तो या टेक इट विद with caution. Right. So, sir, basically, it's not only about the convenience, it's also about the affordability. True that, but affordability is the next question, right? I mean, if people are willing to pay because they need it desperately, and then they cannot afford it, that's a different story. Right. Okay. Right. So that depends on what need are you satisfying. Okay, Kevin? Okay. All right. Thank you, sir. Thank you. Mehwish, you're next. You're welcome. Mehwish. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सो मच, आपने अपॉर्चुनिटी दी. बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव आपका लेक्चर था. अच्छा, मैं बेसिकली आई एम अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट एंड मैं भी जो है अपने स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप या आइडिएशन एंड डिज़ाइन थिंकिंग के ऊपर जो है उनको एक कोर्स है उनको गाइड करती हूँ. लेकिन बात ये आई फील कि बायोटेक्नोलॉजी में आइडिया से प्रोटोटाइप एंड देन प्रोटोटाइप से स्टार्टअप जो है ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है. इसमें बहुत ज़्यादा पहले तो आपको प्रोटोटाइप बनाने तक आपको ठीक ठाक फंडिंग एंड डिफरेंट आपको सेफ्टी इश्यूज हैं, वैलिडेशन है, इन सब चीज़ों को से गुजर के तो फिर आप एक प्रोटोटाइप बनाते हैं. एंड देन आफ्टर दैट कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड होता है कि हाँ, ये जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करने जा रहा हूँ या टेस्ट कर रहा हूँ ये सेफ है मेरे लिए. क्योंकि हम डायरेक्टली जो प्रोडक्ट है बायोटेक्नोलॉजी से जो आता है वो आप ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली आप यूज़ करते हैं. अच्छा, आप ये उसके लिए भी ठीक ठाक फंडिंग चाहिए. स्टार्टअप तो तब बात की बात है, पहले आप प्रोटोटाइप तक तो आप पहुंचे एंड उसकी फंडिंग के लिए हमारे मुल्क में क्या जो है अब ये छोटे मोटे जो HEC के जो फंड्स हैं ये और इसके अलावा और भी जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके फंड से प्रोटोटाइप नहीं बन सकता. एंड इसमें मैं समझती हूँ कि इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि इंडस्ट्री आए और उस प्रोजेक्ट को पिक करे एंड उसके ऊपर वर्क करे. एंड देन इसके बाद जब आपके पास एंड प्रोटोटाइप बन जाए तो उसको आप कस्टमर्स तक लेकर जाए एंड देन स्टार्टअप जी, तक मैं समझ गया महविश. तो देखिए, बुनियादी तौर पर क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपसे ये नहीं पूछेगा कि फला बंदा वजीर आज़म था, उसने अपना काम क्यों नहीं किया. अल्लाह ताला तो आपसे पूछेगा भी आपके कंट्रोल में जो था वो आपने किया या नहीं किया. बिल्कुल इसी तरीके से एक एंटरप्रेन्योर दुनिया को बदलने के चक्कर में नहीं पड़ता है. वो काम करता है जो वो खुद कर सकता होता है. तो अगर आपको बायोटेक के अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपके पास दो चॉइसेस हैं. एक चॉइस ये है कि आप पाकिस्तान छोड़ के किसी दूसरे कंट्री चले जाएं जहां पे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही हो और उससे आपकी कोई नुकसान नहीं है, ना पाकिस्तान का कोई नुकसान है. इट इज़ गुड फॉर पाकिस्तान, इट इज़ गुड फॉर यू. So that's one opportunity for you, one possibility. The other possibility is stop thinking about changing everything in biotech and do something else. तो आपको अगर अपनी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी है तो आपके पास ये दो रास्ते हैं. बाकी पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके ऊपर तो हम सब लोग माशाल्लाह पाकिस्तानी सब लंबी लंबी बातें कर सकते हैं. हम इसके ऊपर मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाह रहा. ये पाकिस्तान की रियलिटी है. दिस इज द रियलिटी दैट वी लिव इन. थैंक यू. ठीक है, ओके. अवैस अहमद, यू आर नेक्स्ट. जी अवैस, यू आर नेक्स्ट. ओके, अवैस कहीं चले गए. हारून अयाज मलिक. अस्सलाम वालेकुम सर, कैन यू हियर मी? जी अवैस बोलिए. हारून जरा इंतजार कीजिए. जी, मेरा सवाल ये है कि हम अपने बिजनेस मॉडल को किस तरह से फ्लेक्सिबल बना सकते हैं
उस हद तक के मार्केट के अंदर कोई इन फ्यूचर चेंजेस आए तो हम पे भारी ना गुजरे। हम अपने किसी भी बिजनेस प्लान को किस तरह से इतना ज़्यादा उसको जो है वो फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। आप बिजनेस प्लान को फ्लेक्सिबल नहीं बनाते मेरे भाई, बल्कि आप खुद अपनी आंखें और कान खुले रखते हैं और जैसे तब्दीलियां आ रही हैं दुनिया में वैसे वैसे आप बदलते जाते हैं, चीज़ों को इम्प्रूव करते जाते हैं। So you cannot think of everything that is going to happen and you cannot plan for it. What you need to do is be resilient and be adaptive. जो चीज़ें आ रही हैं उनको आप उनके हिसाब से अपने अंदर तब्दीली पैदा करें और क्विक अपने आप को चेंज करें, ठीक है? So that's how you do it, not by doing crazy planning. Okay sir, thank you. You're welcome. अच्छा जी हारून, आपकी बारी है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम अस्सलाम। मैं एक तो बहुत शुक्रिया, आपका सेशन बहुत अच्छा था और बड़े सारे लोगों से चीज़ें सीखने को मिली, खासतौर पे क्वेश्चन आंसर सेशन में। सर मैं एक प्रोफेशनल लॉयर हूँ और जैसे एआई आ रहा है और बेसिकली सेशन अटेंड करने का मकसद था कि हम कहाँ स्टैंड करेंगे और मतलब एज ए लॉयर। अब सर वही वाली बात है कि चीज़ें जिस तरह हम लोग जिस मॉडर्न एज में जा रहे हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें फैसिनेट करती ठीक हैं है, और जब आप यंग होते हैं। मैं आपको क्विक जी हारून इसका जवाब देता जी हूँ और जी ये जी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, गो के ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। जी तो मैं आपको बोनस पॉइंट तो नहीं दूंगा, तो मैंने पहले से ये कर दिया, लेकिन ये सवाल इस लिहाज से अच्छा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस अक्रॉस द बोर्ड हैं। तो इजहारुल्लाह इसको नोट कर लीजिए कि लॉयर के हवाले से आप हारून इजहार को अपनी इंफॉर्मेशन भेज दीजिएगा और फिर हम आपके साथ मिल के लॉयर्स के लिए स्पेशल प्रोग्राम करें अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लॉयर्स, ठीक है, ताकि हम सर उसको सर हाईलाइट कर सकें, ठीक है? सर सर थैंक यू। इंशाल्लाह, थैंक यू सर। ओके, मेहर अली खान, यू आर द नेक्स्ट। Sir. जी Yes, sir. First of all, I would like to thank you and the whole team for organizing this session. सर जो मेरा सवाल है, what I do believe कि मल्टीपल आइडियाज हैं, हम लोगों के सेशन में तकरीबन 100-200 लोग हैं, उनके हंड्रेड्स ऑफ आइडियाज हैं, बट किसी भी आइडिया की इम्प्लीमेंटेशन के लिए या उस जो पूरे प्रोसेस हम गुजरते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हम बीइंग अ न्यू एंटरप्रेन्योर, न्यू स्टार्टअप है, फिर स्टार्टअप पर स्किल हासिल करने के लिए, ग्रिप करने के लिए मुझे एक पूरे फेज से गुजरना पड़ेगा, 1 साल 2 साल, ताकि मैं उस चीज़ पे ग्रिप करूँ, मुझे फंडिंग मिल सके। इवन फॉर द दैट प्रोसेस जो मेरा ड्यूरेशन होगा, उसके लिए भी मेरे पास अगर पैसे ना हो, फंडिंग ना हो, तो मुझे लगता है कि भी आइडिया का। जी जी, मैं जवाब देता हूँ इसका। और ये बहुत मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगेन आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, इंसान की ज़िंदगी जो है ना वो एकदम से नहीं बदलती है रातों रात, आमतौर पर, ठीक है? इट टेक्स टाइम। सो everything that you build, it is going to take time. So the question is, how do you build something while you don't have any money to survive? And that's a very important question. तो मैं सब लोगों को क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप जिस तरह एक जॉब स्टार्ट करते हैं तो पहले एंट्री लेवल जॉब होती है, फिर सुपरवाइजर बन जाते हैं, मैनेजर बन जाते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप भी ऐसे ही है, उसके लेवल्स हैं। तो आप स्टेप नंबर 1 के अंदर एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करें, भले पकौड़े समोसे बेचें, कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील, एंड दैट विल गिव यू द फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर द स्टेप 1। यानी आपका बिजनेस चल के छोटा ही सही, लेकिन आपकी फाइनेंशियल सस्टेनेंस क्रिएट करेगा। देन टेक स्टेप 2 कि अब आपने मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है, और नेक्स्ट लेवल के ऊपर आपका बिजनेस हो सकता है उससे बड़ा हो। आप समोसे बनाते हैं, आप 4-5 समोसों की दुकानें खोल लें, मिसाल में दे रहा हूँ, उसी को एक्सपेंड कर लें, या समोसों की दुकान को बेच के आप क्या कहते हैं अपना नहारी की दुकान खोल लें। आई रियली डोंट केयर, यू स्टेप अप द गेम, नेक्स्ट लेवल पे चले जाएं, एंड देन you can go in the third step. You would have enough money to do whatever you like, and you would not need any investor or anybody. जो idea आपके दिमाग में आया, you will be able to work on it. Just remember कि ये steps हैं, they are not your destination. ये आपका end game नहीं है. So you start from wherever you are, start making money with even a small business, micro business, और फिर आगे उसको enterprise में convert करें, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, या अपने बिजनेस को चेंज करें और अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगर आपने ये सोचा कि मेरे जहन में एक ऐसा आइडिया आ जाए कि मैं रातों रात ही सब चीजें बदल जाए,
that's not going to happen. Sir, if you don't mind, I would like to add something. Like मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने 4-5 साल में मल्टीपल चीज़ें ट्राई की हैं। मैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में रहा हूं। आई मीन आई जस्ट फील दैट हमारी जो कंट्री में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं या जो भी ग्रेजुएट्स होते हैं, ये जो लड़के हैं, वो मोस्ट ऑफ देम दे डू अर्न फॉर द किचन एक्चुअली। उनके जी पास जी, इतनी मैं इसका भी जवाब दे देता हूँ मेहर, मुझे दूसरे पे भी जाना है, लेकिन इसका जवाब ये है कि हम एक मेंटरिंग का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर आप डिटेल के अंदर इंडिविजुअली अपनी या ग्रुप्स के अंदर छोटे ये डिस्कशंस कर सकेंगे। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा नहीं है कि जिसमें हम ये बात डिस्कस कर सकेंगे, जाहिर है इसमें पर्सनल चीज़ें भी होती हैं इंसान की। So we will inshallah give you very quickly within few weeks we will announce that program. आप उसके अंदर आके you will be able to discuss this, ठीक है? तो but I understand, मतलब आसान नहीं है भाई। पाकिस्तान के अंदर तो जिंदगी एक्सेप्शनली मुश्किल है, बल्कि मुश्किल बना दी गई है, रखी इसी तरह गई है। तो we all understand that. तो लेकिन ये कि there are ways to get out of this, okay? इस कैच से बाहर निकलने के जरिए हैं इंशाल्लाह, और यही हमारा मकसद है। Thank you so much. That means a lot. ठीक है, ओके। एमन अवान, you're next. अस्सलाम वालेकुम सर, एम आई ऑडिबल? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। जी सर, मेरा स्टार्टअप आइडिया AI पावर्ड स्मार्ट एनर्जी ऑप्टिमाइजर। तो सर मैं ना ये स्टार्टअप आइडिया करना चाह रही हूँ, लेकिन इसमें क्या चीज ऐसी एडवांस, इसमें एडवांसमेंट कौन सी लाऊं कि ये बिजनेस इंक्यूबेशन में भी ये अच्छे तरीके से चले और इसके हमें मिल जाए जो कि इस हमारे स्टार्टअप आइडिया में ना इन्वेस्ट कर सके। आपने आज के मेरे सेशन अगर सुना हो तो उसके अंदर जवाब मौजूद है अमन, और ये इस सवाल का जवाब भी मैं जी इंटरनेट का इश्यू हो गया था, इस वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी मेरी। कोई बात नहीं, आप वीडियो देख लीजिएगा, इसका जवाब मौजूद है। ठीक है, खालिद फारूकी प्लीज अपने माइक्रोफोन को म्यूट कर दें। ये क्या कर रहे हैं अली अहमद और ये लोग कहाँ पर हैं, ये म्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं? जी महमूद फातिमा और उसके बाद डॉक्टर असमा शाहिद काजी, बस ये लास्ट है। इसके बाद मैं और मजीद सवाल, मेरे लैपटॉप की बैटरी ख़त्म होने वाली है और आप लोगों के सवाल भी शायद ख़त्म हो गए हैं। जी मानूर फातिमा। मानूर फातिमा ड्रॉप हो गई हैं। ओके, असमा शाहिद काजी। अस्सलाम वालेकुम जी, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। मेरा बैकग्राउंड सोशल साइंसेज से, आई एम फ्रॉम एजुकेशन। तो जब हम एजुकेशन की प्रॉब्लम्स को टेंजिबल बनाने की कोशिश करते हैं बाय ट्राइंग टू अप्लाई द डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस, उसमें एग्जैक्टली उस तरह की सिचुएशन नहीं क्रिएट होती या उस तरह का प्रोडक्ट नहीं बनता, क्योंकि वी आर वेरी सर्विस ओरिएंटेड। So, can a service be counted towards a business, a startup? Yes, of course. Why not? Of course, why not? We don't have a product, and then product banane mein bhi, jaise ki I'm doing a project on STEAM education, and I have an idea कि जी हम stories के साथ STEAM activities और kits जो हैं वो दे सकते हैं। बट देन यहाँ पे इस किस्म की चीज़ों को मतलब उठा के लोग कॉपी इतनी आसानी से कर लेते हैं। सो हाउ डू वी जो सोशल साइंसेज के आइडियाज़ हैं उनको किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं? अच्छा देखें, ये तो अगेन जैसे मैंने पहले किसी ने कहा था कि पाकिस्तान में बायोटेक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो अब देखें मैं और आप इस मिशन पे तो नहीं निकल सकते कि हमने पाकिस्तान को बदल देना है और ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी, ये ऐसी ही रहेंगी फॉर नाउ। ठीक है, राइट, ठीक है। पहला स्टेप ये है कि आप लोग अपनी आज़ादी हासिल करें, तो सर्विस बेस्ड बिजनेस में चली जाएं, कोई बात नहीं है, सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दें टू बिगिन विद, एंड देन जब आप उससे आज़ादी आपने हासिल कर ली कि अभी आप दूसरों के कहने के ऊपर चल रही हैं, फिर अपनी मर्जी से चलेंगी, देन यू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी सारी उम्मीदें वाबस्ता कर लें कि कोई क्या कहते हैं अपना
Solution घोड़े आ के ऊपर जाएगा। सवार आएगा और हाँ वो सब चीजें बदल देगा। ठीक है ना? तो रियलिस्टिक प्रैग्मेटिक स्टेप्स लेके जो है बिल्कुल उसको आगे तो चलते जाएं। थैंक यू बिल्कुल सो मच। बिल्कुल अपने आप को आगे बढ़ाएं, अपनी टांगे मजबूत करें। ठीक है, अच्छा जी, उस्मान अजमल, यू आर द लास्ट पर्सन। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो है हमने एक बात पढ़ी थी गुड आइडिया के अंदर, डू आई हैव ए मिनिमम रिसोर्सेज। अगर एक एंटरप्रेन्योर है, एक स्टूडेंट है, उसके पास एक आइडिया है, अब पाकिस्तानी स्टूडेंट की बात कर लें, उसके पास इधर इतने रिसोर्सेज भी नहीं है कि वो बाहर जाके जो है उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सके, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, बट उसके पास मिनिमम रिसोर्सेज नहीं है। तो फिर वो जो ये है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट की जो नीड है, इस पर कैसे वो पूरा उतरेगा? और जो है फिर उसे एक दो आइडियाज हैं वो इम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं और वो बिजनेस चल सकता है, बट रिसोर्सेज नहीं है उसके पास, तो फिर वो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट की जो नीड है उसको कैसे पूरा करेगा? जी जी, मैंने पहले भी इसका जवाब दिया था उस्मान के अगर आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए पैसे चाहिए तो आप फाइंड समबडी हु इज विलिंग टू डेवलप द प्रोडक्ट फॉर यू। और अगर आपको कोई बंदा नहीं मिल रहा है जो आपके लिए प्रोडक्ट डेवलप करे, किसी को आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी छोड़ दें उस आइडिया को, वर्क ऑन समथिंग एल्स के आपके पास पैसे आना शुरू हो जाए। तो ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि जो आइडिया आपके पास आया उसी के ऊपर ही बस आपने शुरू कर दिया। नहीं, कोई बात नहीं है, अभी नहीं हो रहा कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला आपको आगे यकीनन मौका देगा। सो जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग एल्स जिससे आप जो है ना फौरी तौर पर अपने पैरों पे खड़े हो सकें। ठीक है, अच्छा जी, सना आसिफ आपने हाथ उठा लिया, देखें ये ज्यादती है, लेकिन बहरहाल चले मैं आपको जवाब दे देता हूँ, बस दिस इज इट, इसके बाद कोई और सवाल नहीं है। जी सना, वैसे भी आप लास्ट हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम everyone. Sir, first of all, I'm thankful. It's really a very informative session. I'm also a startup entrepreneur, and I started my journey with a very minimal amount, and my product is organic hair oil. Oh, and nice. I got a very positive feedback. And now the problem that I'm facing, I have a plan to export my hair oil. And I just want to know the procedure. Because right now in market, the feedback is very much positive of my organic hair oil. तो खैर अब देखें, मैं तो एक्सपोर्ट का एक्सपर्ट नहीं हूं, जो मैं आपको अभी इसी ये टॉपिक भी नहीं है आज का, बट इट इज़ वेरी गुड दैट यू आर थिंकिंग दैट वे। आप भी, जैसा मैंने एक और पार्टिसिपेंट को कहा था कि ये मेंटरिंग का हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जो स्पेसिफिक होगा, तो आप जो है वो इजहारुल्लाह से कांटेक्ट कर लीजिएगा, अपना नंबर दे, उनको नंबर दे दें, और हम जैसे ही अनाउंस करेंगे तो आप इंशाल्लाह यू विल बी वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू गेट द मेंटरिंग सेशंस, तो फिर हम उसके अंदर बात कर लेंगे। ठीक है, Okay, thank you so much, sir. You're welcome. Okay guys, thank you everyone. Next Saturday को जरूर आइएगा। आपका जो अगला टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो अगले हफ्ते आएगा, वो यूनिट इकोनॉमिक्स है, कि अपने बेसिक बिजनेस के जो यूनिट्स हैं उनको कैसे समझना है कि वो किस तरह स्केलेबल बना सकते हैं अपने बिजनेस को। तो वो हमारा अगले हफ्ते का प्रोग्राम है। टेक केयर गाइस। जो लोग पूरी तरह नहीं देख सके, वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो अवेलेबल होगी हमारी यूट्यूब पे कल। और याद रखिएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे 3 दिन क्विज होगा, आपका असेसमेंट टेस्ट होगा, तीनों में से किसी दिन भी आप कर सकते हैं, उसकी डिटेल आपको ईमेल में मिलेगी। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज। थैंक यू इजहारुल्लाह। अल्लाह हाफिज। इजहारुल्लाह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम फाउंडिंग मेंबर्स का जो मौजूद हैं अगर अभी तक कॉल में, आप लोगों का भी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच सर। तमाम पार्टिसिपेंट का थैंक यू बहुत सो शुक्रिया। मच जितनी क्वेश्चंस होंगी मैं थ्रू व्हाट्सएप आप सब लोगों को फ्लोट कर दूंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी नोटिफिकेशन होगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप एक्टिव रहिएगा ताकि आप बर वक्त सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। टेक केयर।